हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही ताजा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए आग की तरह और मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसे बिना स्किप किए आपको पूरी क्लास को देखना है। और जो भी आपके डाउट है सभी डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में, मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो बीच में टूट जाए वो कभी संकल्प नहीं होता। हमेशा हार को अपने से दूर ही रखना मेरे दोस्तों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ द विन एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हार्ड वर्क। ना तो कोई जीत का विकल्प है, ना ही आपके हार्ड वर्क का कोई विकल्प होता है। आपको मेहनत करनी है, लगातार करनी है, जो जुनून जज्बा बरकरार रखना है। रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता है। तो वो जो जुनून आपके अंदर हमेशा रहना चाहिए, आपके खून में वो उबाल होना चाहिए जो इसकी जल्दी से जल्दी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। सिद्धियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमां है, तो रास्ता भी हमें खुद बनाना है। इसलिए आपको हमेशा कभी भी रुकना झुकना नहीं है। हर हाल में आपको परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ना है और एक सफल बन करके दिखाना है सबको कि जो जो सपना आपने पहली क्लास में देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, आप उसको पूरा करने का टाइम आ गया है। तो इसे अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जी जान जोश जुनून जज्बा लगा दीजिए अपने सपनों को साकार करने के लिए। और उसका एक ही तोड़ होता है मेहनत, मेहनत और मेहनत। क्योंकि मेहनत होती है कभी बेकार नहीं जाती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, लेकिन सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और उस दिन के लिए आपको दिन और रात जाग करके मेहनत करनी पड़ती है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ट्रैकोमा के बारे में पढ़ेंगे, लेशमैनियासिस के बारे में, काला आजार या फिर इसे ब्लैक सिकनेस के नाम से जानते हैं, इन सभी के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे कि यहाँ पर हेल्थ हैजार्ड्स के बारे में, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड या हेल्थ नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, सभी के बारे में डील करने वाले हैं। तो मैक्सिमम अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। पढ़ते हैं ट्रैकोमा क्या होता है। ट्रैकोमा इज आल्सो नोन एज द रफाई के नाम से भी जाना जाता है। तो ट्रैकोमा इज ऑल्सो नॉन एज द रफाइट, रफाई के नाम से पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए कि इसे ट्रैकोमा के नाम से जाना जाता है। तो मैंने पहले भी यहाँ पर आपको बहुत बार समझाया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए यहाँ पर कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द इन्फेक्टियस ब्लाइंडनेस इन इंडिया, तो उसका आंसर होगा ट्रैकोमा। तो यहाँ पर आप एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फेक्टियस cause of blindness इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का, इन्फेक्टियस कॉज क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखना है आपको हमेशा क्वेश्चन में कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन का बहुत सारे तरीके से यहाँ पर आंसर रहेगा। तो मोस्ट कॉमन अगर इन्फेक्टियस कॉज की बात पूछ ली जाए ब्लाइंडनेस के कि इंडिया में, तो उसका आंसर देना है आपको ट्रैकोमा या फिर रफाई के नाम से उसका आंसर जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन में अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया, इंडिया में ब्लाइंडनेस का जो मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा, तो वहां पर आपको आंसर देना होता है यहाँ पर कैटरैक्ट। कैटरैक्ट होता है वो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका, ब्लाइंडनेस का इंडिया में। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन में पूछा जाता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस ऑफ इंडिया, इंडिया में ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो यहां पर कैटरैक्ट आंसर करना है। कैटरैक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे दूं। कैटरैक्ट का मतलब होता है ओपिसिफिकेशन ऑफ लेंस। लेंस का क्या हो जाता है, ओपिसिफिकेशन हो जाता है। उसमें वहां पर क्या होने लग जाता है, पिगमेंट जमा होने लग जाता है लेंस में, उसकी वजह से क्या होने लग जाता है, वहां पर विजन लॉस हो जाता है। इसे कैटरैक्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द चिल्ड्रन ब्लाइंडनेस या फिर चिल्ड्रन ब्लाइंडनेस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या देखने को मिलेगा, तो इंडिया में तो मेनली ये होता है आपका विटामिन ए की डेफिशिएंसी। अगर बच्चों में पूछ लिया जाए कि इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है ब्लाइंडनेस का, तो वहां पर आपको आंसर देना होता है विटामिन ए
डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो होता है बच्चों में मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। तो ये 3 क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां से पहला हो गया कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया, आंसर जाएगा उसका कैटरैक्ट। क्वेश्चन में पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया और इन्फेक्टियस कॉज पूछा जाए तो वहां पर आपको आंसर देना है ट्रैकोमा या रफाई के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां पर ट्रैकोमा लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन में दिया हो सकता है रफाई दिया हो सकता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन इन इंडिया, तो वहां पर आंसर देना है अगर बच्चों में पूछ लिया जाए तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाला जो मेन कारण होता है वो जिम्मेदार होता है बच्चों में। तो ये 3 क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों को अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रैकोमा क्या है। तो ट्रैकोमा किससे फैलती है? तो ट्रैकोमा होती है ये एक, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होगा? ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या देखने को मिलेगा? तो पॉजिटिव एजेंट क्लामाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस होगा। वो भी क्या होता है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस होता है। ये इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव एजेंट हो गया क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, जो कि एक क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो ये क्या है? एक बैक्टीरिया होता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज होती है। किससे फैलती है? तो क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस से फैलने वाली डिजीज होती है। अब इसके मेनली कितने टाइप के सीरोटाइप्स देखने को मिलते हैं? तो ट्रैकोमा के कौन कौन से जो ये क्लैमाइडिया होते हैं किसकी वजह से होगा? क्लैमाइडिया ट्रैकोमेटिस से। और इसके सीरोटाइप्स की बात करें तो 3 टाइप के मेनली इसमें सीरोटाइप देखने को मिलते हैं। सीरोटाइप ए, सीरोटाइप बी एंड सीरोटाइप ए सी, ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलते हैं। अगर मोस्ट कॉमन सीरोटाइप्स की बात करें तो सीरोटाइप ए, सीरोटाइप बी एंड सीरोटाइप सी मेनली देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में किस तरीके से फैलती है, ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ओकुलर डिस्चार्ज, अगर आप आई में से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं उन्हें ओकुलर डिस्चार्ज के नाम से जाना जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करते हैं एमओटी के, इसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्चार्ज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्चार्ज से हो सकता है विथ ओकुलर फ्लूइड या ओकुलर जो डिस्चार्ज आ रहा है उसकी वजह से देखने को मिल सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्चार्ज आ रहे हैं किससे? ओकुलर फ्लूइड से या ओकुलर से। ओकुलर का मतलब होता है आई से। अगर आई से जो डिस्चार्ज होता है या जो फ्लूइड का लीकेज होता है उससे अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए हैं, या किसी अदर तरीके से इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये आप में फैल सकता है, आई सीकिंग फ्लाइज की वजह से देखने को मिलेगा। और आई सीकिंग फ्लाइज होती है मेनली किसकी वजह से होता है? तो मस्का सोरबेंस की वजह से देखने को मिल सकता है। तो बात करें यहां पर आई सीकिंग फ्लाइज, आई सीकिंग फ्लाइज की वजह से देखने को मिलेगा। और कौन सी फ्लाइज की वजह से होता है? मस्का सोरबेंस की वजह से देखने को मिल सकता है। तो आई सीकिंग फ्लाइज की वजह से या मस्का सोरबेंस की वजह से देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं वेनेरियल ट्रांसमिशन हो सकता है। वेनेरियल ट्रांसमिशन का मतलब होता है अगर कोई फीमेल थे और उसको क्या हो रखा है किसी तरीके का, अगर मान लीजिए कोई फीमेल है उसमें किस तरीके की अगर कोई वेनेरियल ट्रांसमिशन डिजीज होती है तो उसमें डिलीवरी के दौरान उस बच्चे में हो सकती है। तो इसे वेनेरियल ट्रांसमिशन भी देखने को मिलेगा। तो वेनेरियल ट्रांसमिशन का मतलब होता है अगर कोई फीमेल को अगर कोई डिजीज है तो उसमें फीटस की डिलीवरी के दौरान क्या हो सकता है, वहां पर डिलीवरी के दौरान उसमें अगर देखने को मिलेगा तो उसे वेनेरियल ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। अब मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड एज ग्रुप होता है वो कितने साल का देखने को मिलेगा? तो मोस्ट कॉमन जो अफेक्टेड एज ग्रुप होता है 2 to 5 ईयर्स का देखने को मिलता है। तो बात करें कि मोस्ट कॉमन कौन अफेक्टेड होगा? तो मोस्ट कॉमन अफेक्टेड
मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज ग्रुप की बात करते हैं कि कौन सा एज ग्रुप है वो सबसे ज्यादा इसमें अफेक्टेड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 1 to 5 ईयर का जो एज ग्रुप होता है, 1 से 5 साल तक का या 2 से 5 साल तक का मान सकते हैं आप, 2 to 5 ईयर्स की जो एज ग्रुप होती है वो मेनली इसमें अफेक्टेड होती है। तो ट्रैकोमा में जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एज ग्रुप होता है कौन सा होगा, तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है 2 to 5 ईयर्स के जो चिल्ड्रंस होते हैं, 2 to 5 ईयर्स के चिल्ड्रंस होंगे उसमें मेनली देखने को मिलता है। तो ये इस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड एज ग्रुप होता है वो देखने को मिलेगा 2 से 5 साल के चिल्ड्रंस होते हैं उनमें मेनली देखने को मिलता है, मोस्ट अफेक्टेड देखने को मिलेगा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका कितने दिन का हो सकता है, तो यहां पर आपको साथ के साथ नोट्स बनाते रहने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में पढ़ते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर के उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम आने तक का जो समय होता है या जो पीरियड होता है उसे इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। विंडो पीरियड का मतलब क्या होता है, विंडो पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री से लेकर के उसके अंदर जो फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप होती है तब तक का जो समय होता है उसे विंडो पीरियड के नाम से जानते हैं। तो इसकी बात करें इसके आईपी की बारे में, इंक्यूबेशन आईपी का मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड, और इंक्यूबेशन पीरियड कितना देखने को मिलेगा, इंक्यूबेशन पीरियड होता है 5 to 12 डेज का, 5 से लेकर के 12 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। रिस्क फैक्टर की बात कर ले कि ट्रैकोमा के रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ट्रैकोमा के लिए रिस्क फैक्टर कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं। तो रिस्क फैक्टर फॉर ट्रैकोमा के लिए या रफाई के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं बढ़ते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट अगर आप सनलाइट में जाते हैं या डायरेक्ट अपनी आंखों की रोशनी में या सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक आप आंखें खोल करके ऐसे आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं तो उन पर्सन में भी क्या हो सकता है, ट्रैकोमा, या उनकी जो आई होगी वो रफ हो जाती है। रफ का मतलब होता है ड्राई होकर के बिल्कुल खुरदरी सी हो जाती है, उसमें देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर आप ज्यादा एक्सपोजर हो रहे हैं सनलाइट से तो डायरेक्ट सनलाइट से देखने को मिल सकती है। बात करें सेकंड नंबर पे कि रिस्क फैक्टर में क्या आता है, अगर कोई पर्सन है वो क्या देखने को मिलेगा, डस्ट और स्मोकिंग करता है, या तो उसको डस्ट से या तो सारे दिन डस्ट में ऐसी जगह पर काम करता है जहां पर सारे दिन डस्ट उड़ती रहती है, या फिर वो सफाई का काम करता है जहां पर मेनली डस्ट उड़ती रहती है और उसकी आंखों में जाती रहती है। तो डस्ट और स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। आप स्मोकिंग करोगे, आप बीड़ी तंबाकू गुटखा सिगरेट पान सुपारी जब भी खाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं या फिर हुक्का बार बार वाली कंडीशन पैदा होती है तो वहां पर क्या होगा, उससे जो धुआं निकल करके आंखों में जाता है वो भी क्या करवा सकता है, ट्रैकोमा करवा सकता है या रफाई करवा सकता है। बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहाँ पर मेनली आपको किसको ध्यान देना है, पापा की परियों को यहाँ पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लैक्मी का काजल लगाती है वो सूरमा लगाती है, तो उनमें भी चांसेस होते हैं ऐसी फीमेल या ऐसी पापा की परिया जो कि काजल लगाती है, लैक्मी का काजल लगा लो चाहे कोई सा भी काजल लगा लो, या बात करें कि सूरमा लड्डू बाटी चूरमा राजस्थान के सूरमा, तो यहाँ पर काजल और सूरमा लगाती है, उन पापा की परियों में भी मेनली चांसेस होता है कि उसमें ट्रैकोमा हो सकता है, क्योंकि काजल और सूरमा जाकर भी क्या करवाता है, आई को रफ करने का काम करता है। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिल सकता है। तो अपने पापा की परियों से थोड़ा सा नम्र निवेदन है कि वो अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए अपनी आंखों की ब्यूटी को ना गवा दे, अपनी ब्लाइंडनेस ना करवा ले, इसीलिए आपको कहा जाता है कि ज्यादा नखरे नहीं करना है, जितना से काम चल रहा है उतना ही चलाना है, ज्यादा नखरे करने की पापा की परियों को आवश्यकता नहीं है। ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी का आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है। ये आर्टिफिशियल, ये प्रसाधन सौंदर्य की जो चीजें होती है कुछ दिनों तक चलती है, ज्यादा टिकती नहीं है, इसीलिए आपको काजल और सूरमा का उपयोग है या उसका यूज है वो कम से कम करना होता है। तो बात करेंगे यहाँ पर, इसीलिए पापा की परियों को हिदायत दी जाती है कि काजल और सूरमा का कम से कम आपको उपयोग करना है। आगे बढ़ते हैं, ये रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, इनकी वजह से भी ट्रैकोमा देखने को मिल सकता है। बात करेंगे अब इसमें, अगर ट्रैकोमा हो गया है तो उसमें
अब साइन एंड सिम्टम क्या देखने को मिलेगा या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आई होगी वो रेड हो जाएगी, बिल्कुल आई में रेडनेस हो जाएगी, ऐसा लगेगा कि पापा की परियां आज क्या करके आई है, ड्रिंक करके आई है या पी करके आई है। आगे बढ़ते हैं, आई रेडनेस के बारे में हो गया, इसके बारे में आई में ईचिंग चलना स्टार्ट हो जाती है, आई ईचिंग, आई में क्या होगा, ईचिंग देखने को मिलेगा या फिर हो सकता है उसको आई में पेन देखने को मिलेगा, आई पेन होने लग जाता है, रेडनेस हो जाएगी, आई में ईचिंग होने लग जाती है, आई पेन होता है, बर्निंग सेंसेशन होगा, आंखों में जलन पैदा हो जाती है, तो बर्निंग सेंसेशन होती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, आई रेडनेस हो सकती है, आई में ईचिंग हो सकता है, आई में पेन हो सकता है, आई की बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा, और लास्ट में अगर यहाँ पर ज्यादा सीवियर हो गया तो यहाँ पर ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो ब्लाइंडनेस भी करवा सकता है, ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो ये मेनली इसके साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से रेडनेस हो जाएगी, तो पापा की बढ़िया लगेगा कि आज कुछ पी करके आई है, ड्रिंकिंग करके आई है, आई ईचिंग देखने को मिलती है, आई पेन देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन होता है और उसमें ब्लाइंडनेस करवा सकता है। तो ये मेनली क्या है, ट्रैकोमा के साइन एंड सिम्टम होते हैं। आप डायग्नोसिस क्या करोगे, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे वो आंखें देख करके बता देगा, यहाँ पर आपकी आंखें रेड हो गई है, ईचिंग हो रही है, ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन आप में डेवलप हो जाएगी धीरे धीरे, आई पेन बर्निंग हो रहा है, तो क्या है, एक तो कंजक्टिवाइटिस सस्पेक्टेड करेगा, या फिर आपको हो सकता है कि यहाँ पर जहां पर वहां पर कंजक्टिवाइटिस में पिंक आई दिख रही थी, गुलाबी आंखें देख रहा था, तो वहां पर यहाँ पर देखने को मिलेगी लाल आंखें दिखाई देती है। आगे बात करें तो यहाँ पर इसके ससेप्टिबिलिटी हो जाएगी, और आपको इसको कंफर्म करने के लिए वहां पर क्या कर सकते हैं, एक सीएस का कल्चर करवा सकते हैं, वहां पर आई से जो डिस्चार्ज हो रहे हैं बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी को पता करने के लिए, बैक्टीरिया को कंफर्म करने के लिए वहां पर क्या करवाते हैं, तो वहां पर एक कल्चर करवाया जाता है। तो ये इसके डायग्नोसिस हो गया। बात करते हैं अब इसके मैनेजमेंट की, तो इसका मैनेजमेंट है, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है, इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट होगा। बात करते हैं मैनेजमेंट में क्या क्या इसका मैनेजमेंट हो सकता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मैनेजमेंट के बारे में या इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसके बारे में। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर पूछ ली जाती है, एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ द ट्रैकोमा और रफाई, तो उसमें आपको आंसर देना होता है कि ट्रैकोमा और रफाई में जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है एजिथ्रोमाइसिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ द ट्रैकोमा एंड रफाई। कितनी देते हैं, तो यहाँ पर 20 mg पर केजी के हिसाब से, 20 mg पर केजी के हिसाब से क्या देनी होती है, ओरल रूट से 20 mg पर केजी के हिसाब से स्ट्रेट डोज देते हैं। और रूट की बात करें तो ओरल रूट से देते हैं, यानी कि आपको टैबलेट देनी है, कितना देना है, 20 mg पर केजी के हिसाब से स्ट्रेट डोज देनी होती है, ओरल रूट से देते हैं। स्ट्रेट का मतलब होता है कि तुरंत आपको एक डोज देते हैं, उसे स्ट्रेट डोज के नाम से जाना जाता है, उसको मेंटेनेंस डोज में नहीं चलाते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन देंगे 20 mg पर केजी के हिसाब से, एक स्ट्रेट डोज देते हैं। बात करते हैं यहाँ पर ट्रैकोमा के, तो ट्रैकोमा का जो प्रोग्राम था वो कब स्टार्ट हुआ था, तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1963 में देखने को मिला, लेकिन इसको रिवाइज करके क्या कर दिया गया, इसका नाम बदल करके एनपीसीबी कर दिया, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस के रूप में इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था और नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम को कब कन्वर्ट कर दिया गया था एनसीपीसी में। तो यहाँ पर आपको एनपीसीबी में कब इसको कन्वर्ट किया गया, नेशनल कंट्रोल ऑफ द नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस में। तो यहां पर बात करते हैं कि 1963 में 1963 में क्या आया था, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम कब देखने को मिला या कब आया था, तो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया 1963 में आया था। अब इसको रिवाइज कब कर दिया गया, तो इसको नाम चेंज करके इसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज कब किया गया, तो इसको रिवाइज किया गया था इन 1976 1976 में इसको रिवाइज कर दिया गया, और इसका नाम बदल करके अब इसको रिवाइज करके इसका नाम रख दिया गया नेशनल प्रोग्राम फॉर द नेशनल
प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल, नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस के नाम से इसको जाना गया। तो इसको कन्वर्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, तो यहाँ पे 1963 में प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम आया, उसको रिवाइज करके 1976 में नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है एनपीसीबी के नाम से इसको जाना जाता है। तो एनपीसीबी कब रिवाइज हुआ, तो यहाँ पर जो नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम था रिवाइज किया गया, आया था नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 में, 1963 में आया, लेकिन उसको रिवाइज कब किया गया, 1976 में इसको रिवाइज करके और इसको नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ द ब्लाइंडनेस के नाम से इसमें कन्वर्ट कर दिया गया एनपीसीबी में। और एनपीसीबी में किसका मदद की, तो यहाँ पर नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के लिए किसने किसने सहायता करी है, किसने सपोर्ट किया था इंडिया में, तो डेनिस ने, डेनिस ने इसका सपोर्ट किया था, डेनिडा ने। तो डेनिडा का मतलब होता है डेनिस इंटरनेशनल। तो यहां पर किसने सपोर्ट किया था, तो एनपीसीबी को सपोर्ट किया था डेनिडा ने। डेनिडा ने सपोर्ट किया, इंडिया में किसने सपोर्ट किया था, एनपीसीबी नेशनल प्रोग्राम ऑफ कंट्रोल ब्लाइंडनेस को। तो यहां पर सपोर्ट किया था डेनिडा ने, इसको सपोर्ट किया था। तो डेनिडा ने इसको सपोर्ट किया, कब किया, 1976 में। आगे बढ़ते हैं, किसमें स्ट्रेटेजी, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपके लिए वो एक यहां से क्वेश्चन आता है कि यहां पर क्या होता है, पूछा गया क्वेश्चन है या आगे भी पूछे जाने की बहुत ज्यादा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ट्रैकोमा में जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है वो क्या होती है, स्ट्रेटेजी यूज्ड इन ट्रैकोमा, ट्रैकोमा में कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ट्रैकोमा में जो स्ट्रेटेजी यूज की जाती है सेफ स्ट्रेटेजी के नाम से जाना जाता है, SAFE। आपको क्या रहना है, सेफ रहना है। तो अगर आप ट्रैकोमा से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेफ स्ट्रेटेजीज का यूज करना पड़ेगा। अब सेफ स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होगा, एस का मतलब होता है यहां पर सर्जरी करवाना है, अगर ज्यादा दिक्कत है सर्जरी करवा लो। ए का मतलब होता है एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक्स में कौन सी देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस आपने पढ़ ली है। तो यहां पर एंटीबायोटिक में आएगा एजिथ्रोमाइसिन होती है, वो यहाँ पर एंटीबायोटिक रहने वाली है। तो एंटीबायोटिक की अपन ने बात करी है, एंटीबायोटिक क्या होगा, तो एंटीबायोटिक होता है यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा एजिथ्रोमाइसिन देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं एफ से क्या होता है, तो फेशियल क्लीनिंग करनी है आपको, टाइम टू टाइम गंदा बन के नहीं रहना है, फेशियल की अच्छी तरीके से फेस की क्लीनिंग करनी है। अब यहाँ पर पापा की परियां तो सारे दिन फेस की क्लीनिंग करने में ही लगी रहती है, लेकिन वो फेस की क्लीनिंग करती है यहां तक सही है, लेकिन वो क्या कर लेती है उसके बाद में वहां पर प्राकृतिक सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए वहां पर कॉस्मेटिक आइटम्स का यूज करके अपनी सुंदरता को वापस से खराब करने की कोशिश करती है। और वो क्या कर लेती है, वहां पर लैक्मी का काजल लगा लेती है, सूरमा लगा लेती है। तो वहां पर ये चीज करके वो वापस से अपने आप को क्या कर देती है, इन्फेक्टेड कर लेती है। तो फेशियल क्लीनिंग करना जरूरी होता है। बात करें यहां पर ई का, तो ई का मतलब होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन आपको करवाना है, या एनवायरमेंटल सैनिटेशन या फिर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन आप करवा सकते हैं। तो एनवायरमेंटल सैनिटेशन होना चाहिए टाइम टाइम, और एनवायरमेंट का मॉडिफिकेशन, ये होती है सेफ स्ट्रेटेजी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा से बार बार में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहां पर आप 5 स्टार लगा करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि सेफ स्ट्रेटेजी का किसमें यूज किया जाता है। तो सेफ स्ट्रेटेजी यूज की जाती है ट्रैकोमा में करते हैं, और ट्रैकोमा में सेफ स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, एस का मतलब होता है सर्जरी, ए का मतलब होता है यहां पर एंटीबायोटिक, और एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन, एफ का मतलब होता है फेशियल क्लीनिंग,
एंड यही से होता है एनवायरमेंटल सैनिटेशन के नाम से जाना जाएगा। अब WHO क्या कहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रिविलेंस कब करना है, तो मोर देन अगर 10% आप डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रिवेंशन करना चाहते हो 1 से 9 साल तक के बच्चों में, तो वहां पर आपको कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए, मास कीमो प्रोफाइलैक्सिस के लिए एजिथ्रोमाइसिन देना पड़ेगा। आप 5 से 10% टारगेट है आपका प्रिविलेंस का, तो आपको क्या करना है एजिथ्रोमाइसिन देना है। लेकिन अगर लेस देन 5% अगर आप क्या करना चाहते हैं प्रिविलेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एजिथ्रोमाइसिन की रिक्वायर नहीं होती है। ये सभी क्वेश्चन देश और दुनिया से आने वाले ट्रैकोमा से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा डिजीज है लेकिन बहुत ज्यादा आपके लिए काम का होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैकोमा। तो ये पूरे एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दिया गया है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है जल्दी से 2 सेकंड में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाली जो नेक्स्ट डिजीज आने वाली है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेशमैनियासिस के बारे में, या जिसे काला आजार कहते हैं या ब्लैक सिकनेस के नाम से जाना जाता है, उस डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर इसे जल्दी से आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब इससे अब आप आगे बढ़ते हैं और जो सेकंड डिजीज है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, लेशमैनियासिस के बारे में। लेशमैनियासिस किससे होता है, ये एक पैरासाइटिक डिजीज होती है। मेनली किससे देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो लेशमैनिया डोनोमैनी इसका क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे ब्लैक सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है या फिर इसे काला आजार के नाम से भी जानते हैं। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, आपने कई क्वेश्चन देखे होंगे कि किससे फैलता है। तो बात करते हैं लेशमैनियासिस के बारे में। लेशमैनियासिस और लेशमैनियासिस को नाम दिया जाता है ब्लैक सिकनेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ब्लैक सिकनेस के नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाए या क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहाँ पर लेशमैनियासिस क्या है, या क्वेश्चन पूछ लिया जाए काला आजार के बारे में, तो तीनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर ब्लैक सिकनेस कह दो, काला आजार कह दो, या फिर इसे लेशमैनियासिस के नाम से भी जाना जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी असफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे ही बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। निरंतर हो रही असफलताओं से आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी कभी कभी ताला खोल देती है। तो अगर आप असफल हो रहे हैं तो आपको एक ट्राई तो करना ही पड़ेगा कि क्या पता आपकी जो लास्ट ट्राई अपन सोच रहे थे आप निराश हताश होकर बैठ गए, लेकिन उसके बाद में आपने सोच करके मन बना करके एक और ट्राई कर ली है, क्या पता वही आपके जो सफलता के दरवाजे खोल देती है। कि बर्फ को पिघलने में वक्त लगता है, जो ढल जाए सूरज तो उसे निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा हिम्मत रख, थोड़ा और जोर लगा, क्योंकि किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जो बादल कभी होते हैं तो उसे बरसने में वक्त लगता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य पैशेंस रखना है, काम डाउन होकर के अच्छी तरीके से अपने दिमाग से काम लेना है और अच्छी तरीके से आपको क्या करना है टारगेट सेट करके वहां तक आपको लक्ष्य तक अपना टारगेट हासिल करने के लिए जितना हो सके मैक्सिमम अपने ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाने हैं। जिंदगी और जान में कोई फर्क नहीं करना है, यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी जान झोंक दीजिए अपने लक्ष्य को पाने के लिए। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं लेशमैनियासिस के बारे में, ब्लैक सिकनेस के बारे में, और बात करेंगे काला आजार। तो लेशमैनियासिस इज आल्सो नोन एज ब्लैक सिकनेस एंड इट्स आल्सो नोन एज द काला आजार के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें इसके पॉजिटिव एजेंट की कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है लेशमैनिया डोनोवेनी। लेशमैनिया डोनोवेनी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द लेशमैनियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट होता है लेशमैनिया डोनोवेनी होता है। और ये क्या होता है, एक पैरासाइट होता है जो कि ह्यूमन पैरासाइट के नाम से जाना जाता है और मेनली ये होस्ट के रूप में रहता है। तो लेशमैनिया डोनोवेनी इज द पॉजिटिव एजेंट ऑफ द पैरासाइट है। ये क्या है, लेशमैनियासिस के लिए जिम्मेदार होता है या काला आजार के लिए जो जिम्मेदार होता है वो क्या होगा, लेशमैनिया डोनोवेनी देखने को मिलेगा। अब ये 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो जूनोटिक देखने को मिल सकता है, लेशमैनियासिस 2 टाइप का देखने को मिलेगा। तो 2 टाइप्स का ये लेशमैनियासिस हो सकता है। पहला तो क्या होगा, ये जूनोटिक हो सकता है, जूनोटिक, एंड सेकंड नंबर पे होता है नॉन जूनोटिक।
नॉन जूनोटिक। अब बात करें कि जूनोटिक क्या होता है, नॉन जूनोटिक क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है जूनोटिक का मतलब होता है फ्रॉम द, ये स्प्रेड फ्रॉम द, स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल, जो एनिमल्स से फैलता है उन्हें किस नाम से जाना जाता है, उसे नाम देते हैं जूनोटिक। जूनोसिस का मतलब होता है कि एनिमल से, मेल में एनिमल से जो वुमन में फैलता है उसे जूनोटिक के नाम से जानते हैं। तो स्प्रेड फ्रॉम द एनिमल से जो फैलता है उसे नाम दिया जाता है जूनोटिक। और कौन कौन से एनिमल से फैल सकता है, जैकल से फैल सकता है, जैकल्स का मतलब होता है सियार से फैल सकता है। बात करें यहाँ पर तो किससे देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सियार के बाद में डॉग से फैल सकता है, फॉक्स से फैल सकता है, लोमड़ी से फैल सकता है, डॉग से फैल सकता है, या फिर रोडेंट से भी देखने को मिलेगा। रोडेंट में क्या आते हैं, रोडेंट्स में, रोडेंट से भी फैल सकता है। रोडेंट का मतलब होता है चूहे के काटने से, या जो नुकीली शार्प वस्तु दांत वाले होते हैं उनके काटने से फैल सकता है। नॉन जूनोटिक की बात करें कि नॉन जूनोटिक होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है जो एनिमल्स से नहीं फैलता है। अब एनिमल से नहीं फैलेगा तो मोस्ट कॉमन इंडिया में पाया जाता है, कौन सा होता है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया में देखने को मिलेगा कौन से टाइप का होता है, तो नॉन जूनोटिक। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि जूनोटिक होता है इंडिया में लेशमैनिया से या नॉन जूनोटिक टाइप का होता है, तो यहाँ पर इंडिया में कौन सा है, नॉन जूनोटिक टाइप का होगा, जो कि बिना जूनोटिक के, बिना स्प्रेड होगा। यहाँ पर एनिमल से स्प्रेड नहीं होता है। वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर क्या देखने को मिलेगा, फ्लीबोमेटस सैंडफ्लाई होती है वह इसका वेक्टर होता है। तो यहाँ पर वेक्टर की बात करते हैं कि इसका वेक्टर क्या देखने को मिलेगा, तो वेक्टर होता है फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई। फ्लीबोमेटस जो सैंड फ्लाई होती है, फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई होती है, वो फ्लाई का मतलब होता है मक्के, और सैंड फ्लाई का मतलब होगा कि सैंड फ्लाई कौन सी है, तो फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई से ये फैलता है। तो वेक्टर कौन सा होगा, फ्लीबोमेटस सैंड फ्लाई से ये मेनली फैलता है। बात करें अगर पीक एज की कि किस एज में या कौन सी एज को मेनली ये अफेक्टेड करता है, तो पीक एज देखने को मिलेंगे 5 to 9 ईयर्स के जो चाइल्ड होते हैं, 5 से लेकर के 9 साल तक के चिल्ड्रंस को ये मेनली क्या करता है, अफेक्टेड करता है। तो पीक एज देखने को मिलेंगे 5 to 9 ईयर्स का होता है, मेनली 5 से 9 साल तक के बच्चों को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है वेक्टर होगा, पॉजिटिव एजेंट होता है, क्या होगा, लेशमैनिया डोनोवेनी होता है जो कि एक पैरासाइट होता है। अब इसका वेक्टर क्या होता है, फ्लीबोमेटस सैंडफ्लाई वेक्टर होता है। पीक एज कब देखने को मिलेगी, कौन सी एज में सबसे ज्यादा अफेक्टेड करता है, तो पीक एज होती है 5 to 9 ईयर्स के चिल्ड्रंस को ये मेनली अफेक्टेड करता है। आगे बढ़ते हैं, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें या हैबिटेट्स ऑफ सैंडफ्लाई, ये सैंडफ्लाई होती है वो कहां पर मेनली देखने को मिलती है, तो हैबिटेट्स ऑफ सैंड फ्लाई, ये जो सैंड फ्लाई है मेनली कहां पर पाई जाती है, तो सैंड फ्लाई होगी कहां पर मेनली पाई जाती है, तो ये देखने को मिलती है जो होल्स होते हैं उनमें पाई जाती है, या फिर जो दरारें होती है। अगर मान लीजिए ये दीवार है और दीवारों में क्या पड़ गई है, यहाँ पर दरारें हो गई है, तो ये दरारों में के बीच में दीवार की जो दरारें होती है, जहां पर पुराने बिल्डिंग्स आपने देखी होगी, खंडर देखे होंगे, उन खंडरों में दीवारों में क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है, तो उन दरारों में मेनली पाई जाती है। तो क्रैकल्स ऑफ वाल, वाल की क्रैकल्स में होती है, क्रैकल्स ऑफ वाल, वाल की दीवारों में पाई जाएगी, या फिर हॉल्स एंड ट्री, ट्री में जो हॉल्स ऑफ ट्री, ट्री के पेड़ होते हैं या पेड़ों में जो हॉल्स पाए जाते हैं उनमें मेनली देखने को मिलती है। तो बात करें हैबिटेट्स ऑफ सैंडफ्लाई मेनली कहां पर होती है, कहां पर पाई जाती है, तो ये क्रैकल्स ऑफ द वॉल, वॉल की क्रैकल्स में दीवारें होती है, उन दीवारों के बीच में पाई जाती है, जहां पर दीवारों के में क्या हो जाती है, दरारें हो जाती है, उनमें मेनली देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे हॉल्स ऑफ द ट्री, जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, उनके बीच में जो छेद पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, उन होल्स में भी मेनली देखने को मिलती है। बात करते हैं अब इसके आईपी के बारे में, इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका मेनली देखने को मिलेगा ये 2 10 डेज से लेकर के 2 इयर्स तक का हो सकता है, 10 डेज टू 2 ईयर, 10
10 दिन से लेकर के 2 साल तक का देखने को मिल सकता है, या फिर इसका कॉमनली बात करें तो 1 to 4 मंथ का ये देखने को मिलता है, तो 1 से लेकर के 4 महीने तक का हो सकता है, या फिर बात करें एट एन एवरेज होगा 1 से 4 मंथ का हो सकता है। बात करें अगर टोटल की तो 10 डेज से लेकर के 2 इयर्स तक का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिल सकता है। अब बात करें इसके स्प्रेइंग किया जाता है इसके लिए, और स्प्रे किसका करते हैं तो यहां पर यूज स्प्रे फॉर इंसेक्टिसाइड के लिए जो स्प्रे यूज किया जाता है वो कौन सा स्प्रे होता है, तो यूज स्प्रे फॉर इंसेक्टिसाइड के लिए जो स्प्रे यूज किया जाता है वो किसका छिड़काव करते हैं, किसका स्प्रे किया जाता है, डीडीटी का यहाँ पर क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। और डीडीटी का मतलब होता है डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, तो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो डीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन के नाम से इसको जाना जाता है। कितना करते हैं तो 1 to 2 ग्राम इसका क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है पर मीटर स्क्वायर एरिया में 1 से 2 ग्राम किसका छिड़काव किया जाएगा, 1 से 2 ग्राम डीडीटी का डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन का क्या किया जाता है, यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। पर मीटर स्क्वायर एरिया में इसका छिड़काव करते हैं, और कब कहां तक करना है, अप टू द 6 फीट, तो यहाँ पर अप टू 6 फीट तक करना है। तो मेनली ये नीचे पाई जाती है, 6 फीट तक पाई जाती है, ज्यादा ऊपर में नहीं पाई जाती है सैंड फ्लाई, तो फ्लिबोमेटस सैंड फ्लाई है। मेनली जड़ों में जहां पर छिड़काव करते हैं 6 फीट तक करना है, 6 फीट से ज्यादा ऊपर नहीं होती है, मेनली नीचे की साइड में पाई जाती है। तो यहाँ पर डीडीटी का छिड़काव करना है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन का छिड़काव करना है 1 से 2 ग्राम। अब आप कहोगे कि डीडीटी का फुल फॉर्म तो सर हमें याद ही नहीं रहता है, बहुत बड़ा नाम है, ऐसे लगता है पूरे गांव वालों का नाम रख दिया है, तो यहां पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। डीडीटी, डी का मतलब है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो टी से मतलब होता है ट्राइक्लोरो एथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, पूछे हुए क्वेश्चन है। डीडीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, मेनली जो छोटे एग्जाम्स है लाइक दैट सीएचओ के पेपर्स में मेनली पूछा जाता है, यहाँ पर डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। बात करेंगे अब इसके इंक्यूबेशन पीरियड पढ़ लिया आपने, अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे अफेक्टेड कर सकती है, या कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैल सकती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बात करेंगे इसमें कि मेनली किससे फैलती है, कैसे फैलती है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में बात करेंगे, इन्फेक्टेड फ्लाई ने अगर आपको आकर के बाइट कर लिया है, MOT मोड ऑफ ट्रांसमिशन, एमओटी का मतलब होता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे कैसे फैल सकती है। तो पहला हो गया इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट, अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड फ्लाई थी और उसने आकर के आपको क्या कर लिया है, बाइट कर लिया है, तो उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्टेड फ्लाई बाइट की वजह से देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए कोई इन्फेक्टेड फ्लाई थी और उसने आकर के दुश्मनी में आकर के आपसे दुश्मनी मोल लेकर के और आपको क्या कर गई है, काट करके चली गई है, रफू चक्कर हो गई है, उड़ गई है, तो भी आपको क्या हो सकता है, यहाँ पर लेशमैनियासिस हो सकता है। तो इन्फेक्टेड फ्लाई ने बाइट कर लिया तो देखने को मिल सकता है, या फिर आपने इन्फेक्टेड ब्लड का ट्रांसफ्यूज कर दिया, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्टेड कोई ब्लड था जिसको क्या हो रहा था, उस पर्सन को लेशमैनियासिस था, उसका ब्लड निकाला और आपने दूसरे पर्सन में क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया है, तो भी चांसेस होते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है, या फिर कंटामिनेशन ऑफ वुंड का क्या हो जाए, कंटामिनेशन हो जाए, कंटामिनेशन ऑफ वुंड। अगर वुंड का कंटामिनेशन होता है तो उसमें भी फैलने के चांसेस होते हैं कि वुंड का अगर कंटामिनेशन हो गया है तो भी फैल सकता है। या फिर बात करें आपने गुस्से में आकर के, मान लीजिए पहले जो इन्फेक्टेड फ्लाई आई थी,
फ्लैबीमेटस सैंड फ्लाई, वो आकर के आपको काट करके बाइट करके चली गई है। अब वो तो उड़ गई है, लेकिन अब आपको क्या होने लग जाएगा, पूरी फ्लाई की जो प्रजाति है उससे क्या हो गई, आपको नफरत हो गई। जैसे मच्छरों से नफरत हो जाती है आपको, जब कोई परेशान करता है, काटने वाला काट करके चला जाता है, लेकिन जब भी आप घूमते हुए किसी भी मच्छर को देखते हो, उस पर क्या कर देते हो, तुरंत अटैक करके उसे मार डालते हो। तो यहीं पर भी यही हाल होने वाला है। इन्फेक्टेड फ्लाई तो काट करके आपको चली गई मान लीजिए, अब क्या होगा, दूसरी अगर आपने किधर भी उड़ते हुए कोई भी इंसेक्ट को देखा तो आपको क्या लगेगा, ये वही है जो मेरे को अभी काट करके गई थी, और इसने इसकी वजह से मेरे को क्या हुआ है, लेशमैनियासिस, काला आजार या ब्लैक सिकनेस हुई है। तो पूरी फ्लाई की जातियां पूरी होती है, वो जो मेनली इंसेक्ट होते हैं उसकी प्रजाति है, स्पीसीज होती है, आपका दुश्मन लगने लग जाती है। तो आपने उसको क्या कर दिया, उसकी क्रशिंग कर दोगे, चटनी बना दोगे तो उससे भी फैल सकता है। तो यहां पर क्रशिंग ऑफ इंसेक्ट, अगर आपने इंसेक्ट की यहां पर चटनी बना दी है तो भी वहां पर फैल सकता है। क्रशिंग ऑफ इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट को आपने पीस दिया अच्छी तरीके से, उसकी चटनी बना दी, तो भी हो सकता है कि आप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्रशिंग करोगे उस दौरान अगर आपका यहाँ पर कोई वुंड था तो वहां पर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आ जाएगा और आपको क्या हो सकती है, लेशमैनियासिस देखने को मिल सकता है। बात करें यहाँ पर इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में कि इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, किस तरीके से इसमें साइन एंड सिम्टम आते हैं। तो सबसे पहले साइन एंड सिम्टम की बात करें तो यहाँ पर आपको एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। अब एनोरेक्सिया भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। एनोरेक्सिया का मतलब क्या होता है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, अब कई बच्चों को बात याद रखनी है, एपेटाइट में अगर उनको दिक्कत आती है तो यहां पर आपको हिंदी में लिख लेना है कि भूख की कमी हो जाना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। तो लॉस ऑफ एपेटाइट को नाम दिया जाता है, एनोरेक्सिया के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ पर, अब एनोरेक्सिया हो गया तो उसकी वजह से जब भूख नहीं लगेगी तो खाएगा नहीं कुछ, और जब खाएगा नहीं तो उसका वजन क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, उसमें पैलोर आ जाएगी। पैलोर क्यों आई है, जब कुछ खाएगा पिएगा नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा, और उसकी बॉडी में क्या होने लग जाता है, पैलोर। और पैलोर का मतलब होता है या तो शरीर का पीला पड़ जाएगा, या फिर शरीर है वो जो नॉर्मल कलर होता है उससे व्हाइटिश कलर का देखने को मिलेगा। तो पैलोर हो जाती है ऑफ बॉडी का क्या देखने को मिलेगा, पैलोरनेस देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, ड्राई स्किन हो जाएगी एंड ग्रे लुकिंग ग्रे अपीयरेंस कलर का देखने को मिलता है, मेनली फेस पर, फिट पर और एब्डोमेन पर। तो बात करते हैं यहाँ पर किस तरीके का अपीयरेंस देखने को मिलेगा, तो स्किन ड्राई, जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी, यहाँ पर त्वचा स्किन ड्राई हो जाती है एंड ग्रेइश कलर का क्या देखने को मिलेगा, अपीयरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या हो देखने को मिलेगा कि जो स्किन थी वो ड्राई हो चुकी है और ग्रेइश कलर का उसका अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। ग्रेइश कलर का कहां कहां पर देखने को मिल सकता है, तो फेस पर होगा, फीट्स पर होता है, यहाँ पर पैरों में, और एब्डोमेन पर देखने को मिलता है। और यही क्या होता है, मेनली सिम्टम होते हैं किसके, काला आजार का। मेनली सिम्टम क्या होगा कि यहाँ पर स्किन थी वो ड्राई और ग्रेइश कलर की हो जाती है, उसका कहां पर होगी, तो फेस पर देखने को मिलेगा, फीट्स पर होता है एंड एब्डोमेन पर मेनली देखने को मिलेगा, और इसमें हो जाती है स्प्लीनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। अगर स्प्लीन का एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसे एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन को नाम दिया जाता है, स्प्लीनोमेगाली के नाम से इसको जाना जाता है। बात करते हैं अब डायग्नोसिस के बारे में, इसका डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन क्या होगा, तो यहाँ पर आप जल्दी से इसको राइट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर इसका डायग्नोसिस क्या देखने को मिलेगा, किस तरीके से इसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो बात करने वाले हैं अपन इसके डायग्नोसिस के बारे में कि किस तरीके से इसका डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो जो टेस्ट होता है यूज किया जाता है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के लिए, वो केस ऑफ द कालाजार के केस में एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर के एल्डिहाइड टेस्ट का यूज किया जाता है। तो बात करें यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में या डीई के बारे में बात करते हैं, मेनली क्या करते हैं, एल्डिहाइड
टेस्ट ऑफ नेपियर, एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर किसके लिए किया जाता है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर किसके लिए यूज किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, किसके लिए करते हैं? तो लेशमैनियासिस के केस में करेंगे। क्या होता है एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर? तो ये क्या है? एक एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस, एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस टेस्ट होता है। तो एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस जो टेस्ट होगा, इसे नाम दिया जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो यहां पर मेनली देखने को मिलेगा एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इन केस ऑफ द, किसके केस में करते हैं? तो लेशमैनियासिस के केस में, लेशमैनियासिस के केस में जो मेनली जो टेस्ट किया जाता है एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस के लिए, उसे नाम दिया जाता है एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक क्या होता है? एक ससेप्टेबल टेस्ट होता है, कंफर्मेटिंग टेस्ट नहीं होता है। अब एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ नेपियर होता है, कब पॉजिटिव आने लग जाता है? तो 2 to month ऑफ द डिजीज। अब ये पॉजिटिव होगा, कब पॉजिटिव आता है? तो ये पॉजिटिव आने लग जाता है आफ्टर 2 to 3 month ऑफ डिजीज। जैसे ही कोई डिजीज होती है यहाँ पर लेशमैनियासिस, तो लेशमैनियासिस के 2 से 3 महीने बाद में ये क्या आने लग जाएगा? पॉजिटिव आने लग जाता है। लेकिन बात करें बिकम नेगेटिव, कब ये नेगेटिव हो जाता है? तो नेगेटिव की बात करते हैं आफ्टर द, नेगेटिव कब आएगा? अब ये पॉजिटिव तो आ जाएगा 2 से 3 महीने बाद में। जैसे डिजीज होगी उसके 2 से 3 महीने बाद में एल्डिहाइड टेस्ट करोगे नेपियर का, तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये नेगेटिव में कब कन्वर्ट हो जाता है? तो आफ्टर द 6 month ऑफ क्योर होने के या डिजीज से रिकवर होने के 6 महीने बाद में ये क्या आने लग जाता है? नेगेटिव आने लग जाता है। बात करें सेकंड नंबर के टेस्ट की, तो यहाँ पर एलाइजा किया जा सकता है। अब एलाइजा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म पूछते हैं। तो एलाइजा की जो फुल फॉर्म होती है, एलाइजा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है क्या होता है इसका फुल फॉर्म। एंजाइम, पहले मैंने लिखा दिया आपको, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे के नाम से इसको जाना जाता है। तो एंजाइम है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। ये क्या होता है? एलाइजा टेस्ट है। बात करें इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में, किसका कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगा? तो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है लेशमैनिन होगा, लेशमैनिन। अब लेशमैनिन क्या होता है? ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। तो लेशमैनिन के बारे में अगर कंफर्मेटरी टेस्ट के बारे में पूछ लिया जाए कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है लेशमैनियासिस का, तो कंफर्मेटरी जो टेस्ट होगा लेशमैनिन होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट देखने को मिलेगा लेशमैनियासिस के लिए, और लेशमैनिन को नाम दिया जाता है मॉन्टेग्रो के नाम से भी जानते हैं। तो लेशमैनिन कह दे या मॉन्टेग्रो टेस्ट, लेशमैनिन या मॉन्टेग्रो टेस्ट के नाम से इसको जाना जाता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ द लेशमैनियासिस, ये काला आजार या फिर ब्लैक सिकनेस का कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होगा, तो आंसर देना है कि यहाँ पर कंफर्मेटरी टेस्ट होगा मॉन्टेग्रो टेस्ट या लेशमैनिन होता है। लेकिन पूछ लिया जाए एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वहां पर टेस्ट किया जाएगा एल्डिहाइड टेस्ट ऑफ द नेपियर का टेस्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। इसीलिए आपको कभी भी अपनी किस्मत को दोष नहीं देना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। अपनी सफलता को पाने के लिए पूरी जी जान से मेहनत करनी है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहां कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर की तह में जाएगा, कुछ ना आया हाथ समझना डुबकी अभी अधूरी है, चाहे कितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। इसलिए आपको हमेशा स्टार्टिंग करना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आप स्टार्टिंग नहीं करते हैं जीरो पर रहते हैं, और अगर आपने स्टार्टिंग नहीं करी है तो 2 साल बाद भी आप वहीं जीरो पर खड़े रहेंगे। लेकिन आपने स्टार्ट कर दिया है, और स्टार्ट करने के बाद आपको
में मेंटेन करना है डेली, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप आप अपनी सफलता की जो सीढ़ी है उससे चलते चलते आप अपने सफलता के द्वार तक पहुंच जाओगे। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि स्टार्टिंग करना जरूरी होता है, पहला कदम बढ़ाना जरूरी होता है हर केस में। आगे बात करते हैं अब इसका, आपने डायग्नोसिस पढ़ लिया है उसके बारे में, अब बाद में बात करेंगे ट्रीटमेंट की। तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, तो पुरानी जो ड्रग ऑफ चॉइस थे वो ड्रग ऑफ चॉइस थे सोडियम स्ट्रिबोग्लूकोनेट। तो सोडियम स्ट्रिबो एसएसबी जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी पहले, ओल्ड जो ड्रग ऑफ चॉइस थी, प्रायो ड्रग ऑफ चॉइस थी सोडियम स्ट्रिबोग्लूकोनेट। बात करते हैं यहाँ पर ट्रीटमेंट की, ट्रीटमेंट की बात करें या फिर इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट इसका क्या देखने को मिलेगा। तो बात करें कि प्रायोर जो ड्रग ऑफ चॉइस थी, प्रायो डीओसी या ड्रग ऑफ चॉइस क्या थे, तो सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट, सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट थी, वो क्या थी इसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी, एसएसबी था, सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस थी। पहले पुरानी ड्रग ऑफ चॉइस के बारे में पूछ लिया जाए, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, आंसर जाएगा इसका सोडियम स्टीबो ग्लूकोनेट। ये क्या है, प्रायो ड्रग ऑफ चॉइस थे। लेकिन न्यू गाइडलाइन के अनुसार मैं बात करूं कि न्यू गाइडलाइन क्या कहती है, जो नई की अभी गाइडलाइंस है, न्यू गाइडलाइंस क्या कहती है क्या नहीं कहती है इसके बारे में, इसकी ड्रग के बारे में तो बात करते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग की, सेकंड लाइन ड्रग की, थर्ड लाइन ड्रग, तो बहुत सारी इसमें लाइन ड्रग है आपका। फर्स्ट लाइन ड्रग आपने जैसे टीबी में पढ़ा था, फर्स्ट लाइन ड्रग होगी यहाँ पर। और फर्स्ट लाइन ड्रग में मेनली क्या देखने को मिलती है, तो फर्स्ट लाइन ड्रग में लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी होगा, 10 mg पर केजी के हिसाब से स्ट्रेट डोज देनी होती है। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, ये मेनली देखने को मिलेगा, एंटी फंगल होती है। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी डोज होती है, इसकी डोज की बात करें तो 10 mg पर केजी के हिसाब से डोज कितनी देनी है, तो डोज होगी वो कितनी देनी है, तो 10 mg पर केजी के हिसाब से कैसी डोज देते हैं, तो स्टेट डोज दी जाती है। अब इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर इसको क्या करवाता है, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है बात कर लेता हूं मैं। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको दे सकता हूं कि लाइपोसोमल का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, बात करें लाइपोसोमल का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये क्या करवाता है, हाइपोकैलेमिया करवा सकता है। तो इसलिए इसके साथ में आपको पोटेशियम की मॉनिटरिंग करना, पोटेशियम मॉनिटरिंग होती है, पोटेशियम मॉनिटरिंग इज नेसेसरी होती है। तो आपको क्या करना है, हाइपोकैलेमिया करवाता है, इसलिए इसके साथ में पोटेशियम की मॉनिटरिंग करना है। इसको किसमें कैसे साथ देते हैं, ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी करवाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है इसीलिए टू ऐड या टू डिसॉल्व इन डेक्सट्रोज। आपको किसके साथ देना है, डेक्सट्रोज के साथ में इसको देना होता है। तो या क्यों देना होता है, इसके पीछे का जिम्मेदार रीजन क्या है कि ये क्या करवाता है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, इसलिए इसको साथ में इसको डिसॉल्व करके किसके साथ देना होता है, डेक्सट्रोज के साथ देना होता है। तो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल होती है, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल ड्रग है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एंटी फंगल है, हाइपोकैलेमिया करवाती है, पोटेशियम की मॉनिटरिंग नेसेसरी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है, इसलिए इसको किसके साथ देते हैं, डेक्सट्रोज के साथ में डिसॉल्व करके देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड, अगर मैं ड्रग की बात करूं कि हाइपोकैलेमिया कौन सी ड्रग करवाती है, हाइपोनेट्रेमिया कौन सी ड्रग करवाती है या कब नहीं देते हैं, तो आपको लिथियम के साथ में किसको मॉनिटर करना होता है, लिथियम के साथ में मॉनिटरिंग करना होता है, सोडियम की मॉनिटरिंग करेंगे। तो यहां से अगर मैं 3 क्वेश्चन आपको बताना चाहूं तो ये थोड़ा सा आपको जो लाइन ड्रग है, इन लाइन ड्रग को आपको फर्स्ट लाइन ड्रग को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिए। आपको मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां से दे देता हूं कि बात करें कि लिथियम के साथ में किसको मॉनिटरिंग करना होता है, तो लिथियम के साथ में मॉनिटरिंग करते हैं सोडियम की मॉनिटरिंग करना, सोडियम की मॉनिटरिंग की जाती है क्योंकि ये जाकर के क्या करवा सकती है, वहां पर अगर सोडियम कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया के केस में इसको अवॉइड करते हैं। तो अवॉइड इन
हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया के केस में क्या नहीं देते हैं, यहाँ पर लिथियम को नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करवा सकती है, हाइपोनेट्रीमिया की वजह से लिथियम होगा, वो लिथियम होगा वो मेनली पोटेशियम के या सॉरी सोडियम के जो रिसेप्टर होते हैं वहां पर जाकर के बाइंड हो जाता है और लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर ज्यादा आपका हाइपोनेट्रीमिया होगा तो वहां पर सोडियम की तरह ही लगते हैं, जो इसके रिसेप्टर होते हैं लिथियम के, लिथियम और जो सोडियम होता है बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, दोनों भाई भाई लगते हैं। तो जब यहाँ पर अगर सोडियम नहीं होगा, वो उसके रिसेप्टर से नहीं जुड़ेगा, तो उसकी जगह पर जाकर के लिथियम उससे बाइंड हो जाता है, और जब लिथियम बाइंड हो जाएगा तो बॉडी में क्या करवा सकता है, लिथियम की टॉक्सिसिटी हो जाती है। इसीलिए लिथियम को सोडियम मॉनिटरिंग करना जरूरी होता है लिथियम थेरेपी के साथ में, और अवॉइड करते हैं हाइपोनेट्रीमिया की स्थिति में अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है इसके साथ में कभी भी आपको डायूरेटिक्स नहीं देनी होती है, तो डायूरेटिक्स को अवॉइड करना है, और हाइपोनेट्रीमिया के केस में लिथियम को अवॉइड करना होता है। बात करें यहां पर क्या किसके साथ में, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, एम्फोटेरिसिन, एम्फोटेरिसिन बी होता है, इसके साथ में किसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो यहाँ पर पोटेशियम की मॉनिटरिंग की जाती है। पोटेशियम की क्या करते हैं मॉनिटरिंग, किसके साथ करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी के साथ में किसकी मॉनिटरिंग करते हैं, तो यहाँ पर मेनली मॉनिटरिंग की जाती है, पोटेशियम की मॉनिटरिंग की जाती है। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको क्या रखना है, याद रखने हैं कि किसके साथ में सोडियम की मॉनिटरिंग करेंगे, किसके साथ में पोटेशियम की मॉनिटरिंग की जाती है, तो ये आपको क्वेश्चन है वो याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन की सेकेंड लाइन। तो ये आपको अगर कोई क्वेश्चन जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। बात करते हैं आप, तो इन क्वेश्चन को आपको साइड में रखना है, ये आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। बात करते हैं सेकंड लाइन ड्रग की सेकंड लाइन ड्रग अब क्या यूज कर सकते हैं यहां पर, तो सेकंड लाइन जो ड्रग यूज की जाती है वो पैरामोसाइक्लिन और इंजेक्शन मिल्टेफोसिन। तो सेकंड लाइन ड्रग में क्या यूज कर सकते हैं, पैरामोमाइसिन प्लस इंजेक्शन मिल्टेफोसिन। पैरामोमाइसिन प्लस इंजेक्शन मिल्टेफोसिन का यूज किया जाता है। सेकंड लाइन ड्रग की बात करें तो सेकंड लाइन ड्रग होती है, उसमें क्या यूज करते हैं, पैरामोमाइसिन प्लस इंजेक्शन मिल्टेफोसिन का यूज किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेने का 2 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि आगे किस तरीके से थर्ड लाइन ड्रग कौन सी होगा, तो थर्ड लाइन ड्रग होती है उसमें देखने को मिलेगा, थर्ड लाइन ड्रग में एम्फोटेरिसिन बे इमल्सिन, इमल्सन वाला जो फॉर्मूला आता है, यहाँ पर एम्फोटेरिसिन होता है 2 आता है, एक होता है यहाँ पर इमल्सन होगा, एक होता है यहाँ पर एम्फोटेरिसिन भी लाइपोसोमल होता है। तो 2 टाइप का एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा आपका यूज किया गया था अभी कोविड के केस में, और जहां पर म्यूकर के केस में मेनली इसको ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में मान करके बहुत सा यूज किया था एम्फोटेरिसिन बी का, तो बहुत सी इसकी किल्लत मच गई थी हॉस्पिटलों में। बात करते हैं थर्ड लाइन के कि थर्ड लाइन इसका मैनेजमेंट क्या देखने को मिलेगा, तो थर्ड लाइन का मैनेजमेंट होता है एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन। एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन 2 टाइप का इंजेक्शन आता है एम्फोटेरिसिन का, एक होता है इमल्सिफाइड और दूसरा होता है यहाँ पर लाइपोसोमल देखने को मिलेगा। फोर्थ लाइन ड्रग की बात करते हैं तो मिल्टेफोसिन के कैप्सूल देने होते हैं। बात करें अगर फोर्थ लाइन की क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, फोर्थ लाइन में क्या देते हैं, तो फोर्थ लाइन की ड्रग ऑफ चॉइस होती है यहाँ पर, वहां पर जहां सेकंड लाइन में क्या दिए जा रहे थे, इंजेक्शन दिया जा रहा था मिल्टेफोसिन का, यहाँ पर इंजेक्शन की जगह आपको क्या देना है, मिल्टेफोसिन का क्या देना है, यहाँ पर इंजेक्शन देने की जगह आपको कैप्सूल देना होता है, मिल्टेफोसिन कैप्सूल दिया जाएगा। बात करें फिफ्थ लाइन के तो एम्फोटेरिसिन बे डीऑक्सीकोलेट, फिफ्थ लाइन में क्या यूज करते हैं, तो फिफ्थ लाइन में जो यूज किया जाता है एम्पो ही यूज करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट। एम्फोटेरिसिन बी
एम्फोटेरिसिन बी डीऑक्सीकोलेट का यूज किया जाता है, किसमें यूज करेंगे, फिफ्थ लाइन में यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। थर्ड लाइन में, फर्स्ट लाइन में कौन सा यूज करते हैं, एम्फोटेरिसिन बी का यूज किया जाएगा। लाइपोसोमल का यूज करते हैं, 10 mg पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड लाइन ड्रग में जो यूज की जाती है वहां पर क्या यूज करते हैं, तो सेकंड लाइन ड्रग में मेनली आपका इंजेक्शन दिया जाता है, मिल्टेफोसिन का इंजेक्शन दिया जाएगा एंड पैरामोमाइसिन दी जाती है। बात करते हैं थर्ड लाइन में, तो थर्ड लाइन में एम्फोटेरिसिन बी इमल्सन का यूज किया जाता है। बात करें फोर्थ लाइन के, तो कैप्सूल मिल्टेफोसिन के कैप्सूल ड्रग ऑफ चॉइस होती है। फिफ्थ लाइन की बात करते हैं तो फिफ्थ लाइन जो ड्रग होती है उसमें एम्फोटेरिसिन बी डे ऑक्सीकोलेट यूज किया जाता है। तो ये अपन ने पूरा देश और दुनिया से आने वाले ट्रैकोमा के बारे में और लेशमैनियासिस डोनोवेनी के बारे में, दोनों के बारे में अपन ने क्या कर लिया है, ब्लैक सिकनेस कह दो या फिर इसको नाम दिया जा सकता है काला आजार के रूप में। तो सभी में देश और दुनिया से आने वाले हर क्वेश्चन को घुमा करके यहाँ पर चारों तरफ से अच्छे तरीके से यहाँ पर अपन ने डील कर लिया गया है। आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रामबाण साबित होने वाली क्लास है। तो मैक्सिमम इसे अपने दोस्तों तक, अपने चहेतों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सभी को उसका बेनिफिट मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, जिससे पहले कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि जो इसलिए आपको हमेशा अपने कदमों की काबिलियत पर भरोसा करना है, कभी भी किस्मत को दोष नहीं देना है। तो आगे वही बढ़ते हैं जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं कि द्वंद कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक, द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। इसलिए आपको भाला फेंकना है, अपने लक्ष्य को टारगेट बना करके वहां तक अपना तीर लगाना है, बिल्कुल लगाना है, झंडे गाड़ने हैं एग्जाम में जाकर के। जब भी आने वाली आपकी एग्जाम है सीएचओ, हरियाणा सीएचओ का सेकंड नंबर पे एग्जाम आने वाला है आरएमएल का 9 तारीख को, उसके बाद में 18 को आ रहा है आपका एसजीपीजीआई का, 19 तारीख को एग्जाम है वो आ रहा है आपके लिए बहुत जल्द। राजस्थान सीएचओ का स्पेशल क्लासेस चलाई जा रही है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो मैक्सिमम बिना वीडियो को, बिना क्लास को स्किप किए मैं पूरी क्लास देखनी है और अच्छी तरीके से हर क्वेश्चन को डील करना है और आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि और इसी तरीके का प्यार अपना और अपने परिवार वालों के साथ बनाए रखें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल, धन्यवाद।